अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। आज का 8 जुलाई का जो ईएमटी का लेक्चर है उसमें बेसिकली दो चीज़ें हमने देखनी है। पहली चीज़ हम देखेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को, और दूसरा इसके साथ हम एंड पे देखेंगे करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से जो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब आप लोगों ने देखा हुआ है कि हमने गाउस लॉ में देखा कि जब हमारे पास कोई लेट्स सपोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी जगह पे चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज के इर्द गिर्द हम एक गाउसियन सरफेस बनाते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ से कितना फ्लक्स इमिट करता है। तो उसको हम लोगों ने देखा था, वो आपके पास आता है ई डी एस इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसी तरह यही हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखें, इस तरह लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें था बी डॉट डी एस इक्वल्स ज़ीरो। तो ये क्यों हुआ था? अब लेट सपोज मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है। इस करंट कैरिंग लूप से अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज एक करंट गुजर रहा है तो राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसमें। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, इसमें मैंने एक लूप ले लिया। यहाँ पे ये मैंने एक गाउसियन सरफेस बना ली। अब इस गाउसियन सरफेस के थ्रू जब मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितनी फ्लक्स है, तो वो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि नंबर ऑफ़ लाइंस emerging outside is equal to number of lines entering the surface। जितनी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज़ ज़ीरो। इसी को हम लोगों ने कहा था गाउस लॉ ऑफ इन मैग्नेटिज्म। अब इसकी फ़िज़िकल मीनिंग क्या है, फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस, इसको भी थोड़ा सा हमने देखा था। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका ये मतलब हुआ कि सिंगल पोल कैन नॉट बी आइसोलेटेड। एक अकेला आप नहीं ले सकते कि इस टाइम मेरे पास हाथ में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल है तो उसके साथ साउथ पोल ज़रूर होगा। किसी भी मैग्नेट को आप अलग-अलग नहीं तोड़ सकते। अब जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम देखते हैं कि एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, तो इसमें अब हम ये चेक करते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों ने देखी थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी में E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वो आपको देता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास एक मैथ्स का सिंपल असूल है कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। अब कर्ल ऑफ ई अगर मैं लूँ तो कर्ल ऑफ ई है, कर्ल ऑफ ई की वैल्यू है माइनस ग्रेड वी, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देता है। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या होता है? अब पहला मतलब तो ऑब्वियस है कि डेल क्रॉस ई अगर ज़ीरो है इट मीन्स ई इज़ इररोटेशनल। इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट नहीं करती। अब ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन आई है एक ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, ये इक्वेशन आप लोग एफएससी से पढ़ रहे हो, इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या यूज़ है? हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल फिज़िक्स में हमारे पास जब फील्ड हम मालूम करते हैं, फील्ड हम मालूम करते हैं पोटेंशियल से। अगर आपके पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल से हम लोग फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह जिस तरह अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास पोटेंशियल का कोई कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल से हम फील्ड फाइंड करते हैं। मैनी सिचुएशंस में हमारे पास फील्ड आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो वहाँ पे हम पोटेंशियल का सहारा लेते हैं। सिमिलर इज़ द केस विद मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसी इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग ये जो ई डॉट ई क्रॉस वी वाली है, जैसे ये इक्वेशन है इसी तरह हमारे पास डेल डॉट पी इज इक्वल टू ज़ीरो आया। तो इसकी जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस थी वो क्या थी? वो आपको ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज नहीं करती। अच्छा जी, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज नहीं कर रही
तो इसको भी हम वही उसी कर्ल फॉर्म में अगर ले लें कि यूजिंग द रूल दैट कर्ल ऑफ अ डाइवर्जेंस इज इक्वल टू जीरो या डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। अब ये जो इसमें ए है, ए एक आपके पास है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। सिमिलरली आपके पास एक इक्वेशन आप लोग जानते, कल हमने देखी थी, डेल क्रॉस बी इक्वल्स म्यू नॉट जे, जो एम्पेयर्स लॉ की इक्वेशन आई थी। अब आप इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लो कि इक्वेशन ए एंड वाई, दिस इज इक्वेशन वाई एम्पेयर्स लॉ वाली, और इक्वेशन ए थी मेरे पास डेल क्रॉस ई इक्वल ज़ीरो। अब ये दोनों आपके पास टाइम इनवेरिएंट केस के लिए बिल्कुल सही रिजल्ट देती हैं, लेकिन टाइम वेरिएंट केस के लिए इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है। अगर वक्त के साथ साथ फील्ड चेंज हो रही है तो उसमें ये इक्वेशंस एज इट इज़ रिजल्ट सही नहीं देती, और वो मॉडिफिकेशन आप सामने देखोगे जब मैक्सवेल इक्वेशंस आएंगी। मैक्सवेल ने इसमें थोड़ी सी चेंज की है। अब जो सेट ऑफ इक्वेशंस आपके पास बन गए, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप देखो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपस में एक मिरर इमेज भी है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी है। सिमिलरली दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन आपके पास गासेस लॉ की फॉर्म में आया, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड में जो गासेस लॉ है वो आपको देता है बी डॉट डी एस इक्वल्स ज़ीरो। पहला आपके पास आ गया एम्पेयर लॉ, दूसरा आ गया गासेस लॉ। अब यहाँ से जो आपके पास मेन ये बनती है, अब डेल डॉट डेल क्रॉस ए, जिसने डेल डॉट बी मैंने ज़ीरो लिया, तो बी की जगह अगर डेल क्रॉस ए लिख लें तो ये मुझे देगा डेल डॉट कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपको पता है कि कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल या कर्ल ऑफ अ डाइवर्जेंस इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गई ज़ीरो। अब इसकी जो यूनिट्स बनेंगे, ए का यूनिट, ए बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का यूनिट, बी का यूनिट होता है वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, और डाइवर्जेंस ऑफ बी है तो एक साथ एक मीटर और आ जाएगा, तो मेन जो इसको इक्वेशन बनेगी, यूनिट बनेगा, वो बनेगा वेबर्स पर मीटर। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो मैंने पहले भी बताई, यहाँ एंड पे भी थोड़ा लिख दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में वी डील विद पोटेंशियल टू फाइंड फीड फ्रॉम पोटेंशियल्स। और दूसरी बात, कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। और फिर हम देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप। अभी आप लोग जानते हो कि करंट आपके पास बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। अब अगर आपके पास कुछ सर्कुलर लूप है, जब उसमें से करंट फ्लो करेगा, लेट्स सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस लूप की इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपको मिलेगी राइट हैंड रूल से। अगर करंट जा रहा है इन द कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी ऑफ द थंब। तो ये जो आपके पास आ गया एक लूप, इसमें ये करंट कैरिंग लूप है, इस पे जब मैंने राइट हैंड रूल अप्लाई किया तो मुझे मिली, ये बन गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इसी की मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं कंपेयर करूं विद द फील्ड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल एज इट इज़ नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे एक करंट कैरिंग लूप की। अब जस्ट लाइक बार मैग्नेट, दोनों की जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो सेम है। अब बेसिकली डायपोल है क्या, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की इसमें भी पढ़ा हुआ है कि डायपोल है टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। और
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द करंट कैरिंग लूप। अब बेसिकली किस चीज़ के इक्वल होता है? ये बराबर होगा करंट टाइम्स द एरिया ऑफ द लूप। तो दो बेसिकली क्वांटिटीज हैं जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। जितना ज़्यादा लूप के अंदर करंट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा बनेगी और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी उतना ही होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बिल्कुल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम टार्क फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी अगर एक करंट कैरिंग लूप है जिसने मैग्नेट बनाया हुआ है, इसका टार्क हमें कब पता चलेगा? इसका टार्क हमें पता चलेगा जब हम इसको रखेंगे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इसको जब मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एक्सटर्नल मैग्नेट और ये जो छोटा सा मैग्नेट बना हुआ है लूप का, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ऐसे अपने आप को अलाइन करेंगे कि ये जो लूप है इसका नॉर्थ एक्सटर्नल फील्ड के साउथ पोल की तरफ चला जाए। तो उस अलाइनमेंट के दौरान इसमें एक टार्क पैदा होगा और वो जो टार्क होगा वो बेसिकली आपको बताएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है। मोमेंट बेसिकली हम टार्क्स की इसमें उसको डिफाइन करते हैं। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे। नंबर वन, लूप के अंदर गुजरने वाली करंट से। करंट जितना ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ द लूप। अगर लूप मेरा छोटा छोटा है तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी और अगर लूप बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी बनेगी। सिमिलरली मैग्नेटिक अगर मेरे पास वो जो लूप है उस लूप में अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स का इजाफा कर लूँ तो हर लूप की वजह से एक मैग्नेट बनेगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n टाइम्स उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। एंड लास्ट में इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि म्यू फॉर n टर्न्स विल बी इक्वल टू n i a। और इसको वेक्टर फॉर्म में हम अगर लिखें तो वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास n स्केलर है, करंट भी स्केलर है, ये जो एरिया है, एरिया इज़ ए वेक्टर। सो एरिया वेक्टर है जिसकी वजह से हम म्यू को भी एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे डील करते हैं। सो दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।